हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। सो आज मैं आपको यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, उसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। सो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ सॉलिड स्टेट जियो फिजिक्स से। इसके पार्ट 1 में मैं आपको बताने वाली हूँ सोलर सिस्टम के बारे में एंड उसके जो प्लैनेट्स होते हैं उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। इसमें मैं विलियम लाउरी की जो बुक है उसको फॉलो करूँगी, उसके शॉर्ट नोट्स ही आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने इसके ऊपर बुक लिस्ट भी बनाई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये सॉलिड स्टेट जियोफिजिक्स के लिए आपकी विलियम लाउरी ही बेस्ट है। उसके शॉर्ट नोट जो मैंने बनाए थे एग्जाम में, उसको मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं। मैंने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स एग्जाम 2022 क्लियर किया है। एमएससी आईआईटी कानपुर से की है। शेरशाह नेट मैंने 2018 में क्लियर किया है। आईटी जैम मैंने 2015 में क्लियर किया है। गेट एंड बीआरसी ये दोनों ही एग्जाम मैंने 2018 में क्लियर किए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थंब बटन। थैंक यू। सो यहाँ मैं आपको एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको बताऊंगी, और ये जो शॉर्ट नोट्स है वो विलियम लाउरी पर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको है ना 2 मॉडल बताने वाली हूँ। तो कौन कौन से मॉडल होते हैं? एक तो जियोसेंट्रिक मॉडल होता है, एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल होता है। सो जियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले आया था, इसको है ना एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने बोला कि जो सोलर सिस्टम में जो सेंटर पॉइंट होता है ना वो अर्थ का होता है। लेकिन बाद में कॉपरनिकस आए, उन्होंने बोला कि ना जो सेंटर में, सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या होता है? सन होता है। ये कौन सा मॉडल है? हीलियोसेंट्रिक मॉडल। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है। हीलियोसेंट्रिक मॉडल में जो सोलर सिस्टम में सेंटर में होता है वो सन होता है। किसने दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। और वैसे सोलर सिस्टम में यदि सेंटर में अर्थ है तो ये किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। उसके मॉडल का नाम क्या है? जियोसेंट्रिक मॉडल है। ये कॉस्मोलॉजी की भी बात होती है, हीलियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी। ये किसको बताती है? ये डिस्टेंस बताती है सन और अर्थ के बीच में, या किसी भी प्लेनेट के बीच में। सन और किसी भी प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, साइज कितनी है, वो उसको हीलियोसेंट्रिक मॉडल कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको है ना मेथड ऑफ पैरेलैक्स बता रही हूँ। ठीक है, सो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम एस्ट्रोलैब बोलते हैं। इसमें जो मूवेबल पॉइंटर होता है उसको एलिडा डे बोलते हैं। तो ये ना विलियम लाउरी में था, तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ। इंस्ट्रूमेंट का नाम है एस्ट्रोलैब एंड द मूवेबल पॉइंटर इज एलिडा डे। ठीक है, सो मेथड ऑफ पैरेलैक्स क्या काम करता है वो आपको मैं बताती हूँ। सो देखो, एंगुलर ऑब्जर्वेशन करने के लिए मेथड ऑफ पैरेलैक्स यूज होता है। शायद ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, मे भी आ सकता है कि मेथड ऑफ पैरेलैक्स का क्या काम है। ठीक है, सो ये एंगुलर ऑब्जर्वेशन देता है अर्थ और प्लैनेट के बीच में। ओके, सो मेथड ऑफ पैरेलैक्स क्या करता है? ये जैसे अर्थ है और ये प्लैनेट है, उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है उसको मेजर करने के लिए पहले हम एंगल मेजर करते हैं एंड देन फिर उसका हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको किससे डिराइव किए? इसी का ये डायग्राम यूज किया है, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज किया है एंड देन फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। क्या है फॉर्मूला? P1/2s इक्वल्स टू cos θ2 sin θ1 प्लस θ2, या फिर हम P2/2s इक्वल्स टू cos θ1 sin θ1 प्लस sin θ1 प्लस θ2, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करने पर भी हमें प्लैनेट और अर्थ के बीच में हम डिस्टेंस मेजर हो जाएगी। तो मेथड ऑफ पैरेलैक्स क्या करता है? एंगुलर ऑब्जर्वेशन करता है, अर्थ और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस को मेजर करता है। ओके, सो अब हम डॉपलर इफेक्ट देखते हैं। तो ये एग्जाम में भी आ चुका है। इसमें क्या है, क्वेश्चन इस तरह से था कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये वाला कौन सा इफेक्ट है? जो काफ़ी ऑप्शन थे उसमें से डॉपलर इफेक्ट भी था, तो आंसर क्या होगा? यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ये कौन सा इफेक्ट बताता है? डॉपलर इफेक्ट। ओके, सो ये होता क्या है और किस तरह से यूनिवर्स एक्सपेंडिंग को एक्सप्लेन करता है वो हम देखते हैं। ओके, सो जब भी हमें पता है डॉपलर इफेक्ट, हमने 11th-12th में भी पढ़ा है कि एक सोर्स होता है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ यदि इसके पास आता है तो हमारी फ्रिक्वेंसी हमें साउंड हमें ज़्यादा सुनाई देता है, या उसकी फ्रिक्वेंसी हमें ज़्यादा सुनाई देती है। ऑब्वियस सी बात है, हम पास जाएंगे किसी भी सोर्स के या किसी भी आवाज़ के पास जाएंगे तो हमें फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन यदि ऑब्जर्वर दूर की ओर जा रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम स्टार्स और गैलेक्सी की बात करते हैं तो हमें ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी ये मिलती है n=n0 1 प्लस न्यू बाय सी। इसका मतलब क्या है? ये जो फ्रिक्वेंसी क्या है? कम है। ऑब्वियसली बात है कम है। ये क्या है? गामा ही तो है, और गामा हमेशा लेस देन 1 होता है। अब कोई भी नंबर जो लेस देन 1 है और n0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्जर्व जो n होगा वो क्या होगा? कम ही होगा। ऑब्वियसली बात है, मतलब हमें फ्रिक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी कम होके मिल रही है। इसका मतलब क्या है? जो भी टारगेट है, जो भी सोर्स है, वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा अर्थ है, अर्थ से जो गैलेक्सी है वो क्या हो रही है? दूर की तरफ जा रही है, पास नहीं आ रही है, दूर की तरफ जा रही है। तभी हमें ये फ्रिक्वेंसी जो है वो कम ऑब्जर्व हो रही है।
ओके इसका मतलब क्या, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। हम इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, कैसे, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ से होता ही है। यदि फ्रीक्वेंसी कम है सो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, सो हम विबग्योर से देखते हैं, विबग्योर हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हम देखते हैं कि ये वाला तो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, और रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यदि फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें क्या होगा, जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड करता है तो हमें रेड एंड स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, या रेड शिफ्ट देखने को मिलता है। कब, जब गैलेक्सी अर्थ से क्या हो रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होकर मिलती है, इसका मतलब वेवलेंथ हमें बढ़ के मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं हमें रेड स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, या फिर हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं हमें डॉपलर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, जब यूनिवर्स क्या होता है, एक्सपेंड करता है, एक तो हमें डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है और दूसरा हमें रेड एंड स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ओके, तो हम सन अर्थ सिस्टम या फिर सन प्लैनेट सिस्टम की बात करते हैं। ओके, सो यहाँ पर सन जो होता है सेंटर में होता है, तो हम यहाँ पर हीलियोसेंट्रिक मॉडल की बात करते हैं। हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो किसने दिया था, कॉपरनिकस ने दिया था। तो यहाँ पर हम सन को सेंटर में रखते हैं, और जो केपलर थे उन्होंने एक फर्स्ट लॉ दिया था जिसमें बताया था कि जो भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, वो क्या होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। तो यहाँ पर हमने इलिप्सॉइड बनाया है। ठीक है, तो ये इलिप्सॉइड है, सन सेंटर में है, ये प्लैनेट है। ठीक है, सो ए और बी क्या होगी, एक तो मेजर एक्सिस होती है इलिप्स में, और बी क्या होती है, माइनर एक्सिस होती है। तो ये तो मैंने एक मॉडल बताया है कि सन और प्लैनेट के बीच में जो मॉडल होता है वो इलिप्सॉइड मॉडल होता है। ठीक है, इलिप्सॉइड स्ट्रक्चर होती है, ऑर्बिट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आता है वो पेरिहीलियन एपिहीलियन से आता है। ये क्या है, ये ए और बी नहीं होते। ठीक है, ए और बी तो खाली इनकी एक्सिस होती हैं, जो ये वाली एक्सिस होगी मेजर एक्सिस होगी और ये वाली माइनर एक्सिस होगी। तो पेरिहीलियन एपिहीलियन क्या होता है, जैसे ये सन है और ये प्लैनेट है। ओके, प्लैनेट की और सन की सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये वाली होगी, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये तो इसको तो हम पेरिहीलियन बोलेंगे। क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्या होगी, पेरिहीलियन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पास, पी से पास और पी से पेरिहीलियन। तो प्लैनेट सन के जब पास होता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन, और जब सन प्लैनेट से सबसे दूर में होता है, सबसे दूर वाली डिस्टेंस ये वाली होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब प्लैनेट यहाँ पर होगा तो इसकी सबसे फारेस्ट डिस्टेंस होगी, फारेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्या होगी, एपिहीलियन। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, पेरिहीलियन एपिहीलियन क्या होता है। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। सन और अर्थ से रिलेटेड, यदि कोई प्लैनेट सन से डिस्टेंस होता है तब तो हम इसको पेरिहीलियन बोलते हैं, लेकिन यदि सन और अर्थ के बीच में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे उसको पेरीजी बोलते हैं, ना कि पेरिहीलियन। जब अर्थ की बात आ जाती है तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेरीजी। और सन और अर्थ के बीच में जब फारेस्ट डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे एपोजी। ओके, लेकिन यदि यही बात हम किसी प्लैनेट से रिलेटेड बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन और एपिहीलियन, और सन और अर्थ के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं पेरिजियन एपीजी। ओके, हम यहाँ पर सिस्टम की बात कर ही रहे तो केपलर्स लॉ प्लैनेट और सन के सिस्टम से रिलेटेड ही है, तो इसके लॉज देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, सेकंड लॉ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, एंड थर्ड लॉ जो टाइम होता है, टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक है, सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो ये वाला केपलर्स के 3 लॉ है। सो यहाँ पर हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही हमें पता चला है, जब हम इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चला है कि जो ऑर्बिट होता है, ईच प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्सॉइड होता है, इसलिए हम ये वाला इलिप्सॉइड बनाते हैं। सन को यहाँ हम उसके एक फोकी पर रखते हैं, दो फोकस पॉइंट होते हैं, तो एक फोकस पर हम सन को रख देते हैं। ठीक है, तो इलिप्सॉइड एक ऑर्बिट होता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व होती है, पहले वाले पॉइंट से देख लिया। तो हमने ये वाला, इसमें काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थर्ड चीज इसमें ये है कि जो भी प्लैनेट होते हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लैनेट जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मोशन करते हैं सन के अराउंड। ओके, तो ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 चीजें हैं, ये तो इलिप्सॉइड होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव करते हैं। ओके, एंड हम बात करते हैं सेकंड लॉ के। सेकंड लॉ बोलता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि जब भी प्लैनेट के मोशन में होता है तो यहाँ पर टॉ जो एंगुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जीरो होता है।
ठीक है। टॉ इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। एफ यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, इसलिए टॉ क्या होता है, जीरो होता है। जब भी टॉ जीरो होता है वहाँ पर जे क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जे कंजर्व होता है। इसको दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि टॉ क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है, इसलिए जे कंजर्व होता है। या फिर यहाँ पर जो हम डी ए अपॉन डी टी करते हैं ना, वो भी कांस्टेंट निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक डेरिवेशन होता है, उससे भी आप इसको डी ए अपॉन डी टी करके देख सकते हो। जैसे कि ये प्लैनेट है, मैं करके बता देती हूँ। चलो, ये सन है, ये प्लैनेट है, यहाँ से इसकी ए निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया हो जाएगा और डिवाइड बाय टी कर देंगे, तो डी ए अपॉन डी टी करके देखते हैं। ओके, सो डी ए अपॉन डी टी क्या होगा, 1/2। इसका एरिया क्या होगा, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, तो 1/2 आर इंटू आर थीटा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट डिवाइड बाई टी। तो दिस इज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। एम नीचे आ गया, एम नीचे आ गया, तो एम 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 आर स्क्वायर ओमेगा क्या होगा, जे अपॉन 2m, जो कि क्या होगा, एक कांस्टेंट। ठीक है, सो डी अपॉन डी टी क्या होगा, एक कांस्टेंट होता है, मतलब जे क्या होता है यहाँ पर, कंजर्व्ड होता है। थर्ड चीज़ क्या होती है, थर्ड चीज़ बताइए उसने कि जो टाइम लगता है, जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, उसकी सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होता है। तो तीन चीज़ें केप्लर्स लॉ ने बताई थी। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और थर्ड जो भी न्यूमेरिकल होते हैं ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में ये वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो एक ए दे दिया तो टी निकालने को बोल दिया, या फिर ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इसका जो कांस्टेंट होता है वो जी एम अपॉन 4πr स्क्वायर होता है। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बोर्ड्स लॉ देखते हैं। तो बोर्ड्स लॉ होता क्या है, बेसिकली ये एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक बार आप देख लेना कौन से ईयर में आया हुआ है। बोर्ड्स लॉ क्या करता है, किस लिए हेल्पफुल होता है, ये क्या करता है, अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस देखते हैं प्लैनेट की सन से। जैसे ये हमारा सन है, और इसके आसपास क्या आते हैं, काफ़ी प्लैनेट्स आते हैं, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गई। तो यहाँ से इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस होगी सन की, सो वो मेजर करने के लिए बोर्ड्स लॉ का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी पूछते हैं, या फिर नंबर दे देंगे, और फिर आपको पूछेंगे कि इसकी अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस निकालो। इस तरह से एग्जाम में तो ये आया था कि बोर्ड्स लॉ क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस बताता है किसी भी प्लैनेट की सन से। ओके, तो हम बोर्ड्स लॉ देखते हैं, होता क्या है। बोर्ड्स लॉ होता है dn इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.3 इंटू 2 की पावर n-2। ऑब्वियसली n क्या होगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 2 ही होगा। ठीक है, तो जब तक 2 नहीं आता था तब तक हम इसको 0 रख कर ही चलेंगे। ओके, सो n इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 1 होगा तो ये चीज़ टर्म 0 हो जाएगी। ओके, तो जैसे n इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट प्लैनेट जो सन के बिल्कुल पास में होता है, मरकरी, उसके लिए हम उसकी डिस्टेंस देखते हैं। ये हो गया हमारा सन, ये हो गया मरकरी, इसके लिए हम n इक्वल्स टू 1 रखेंगे। जैसे हम इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो क्या आएगी इसकी डिस्टेंस 0.4। तो मरकरी की सन से डिस्टेंस कितनी होती है, 0.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU लगाना जरूरी है। ओके, अब हम रखते हैं n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.4 और 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.7। तो ये हो जाएगा वीनस के लिए कितनी हो जाएगी 0.7। ठीक है, अब हम अर्थ की बात करते हैं। सबको ही पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, लेकिन हम इसको निकालते हैं। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 3 के लिए हम जैसे पुट करेंगे, क्या होता है 0.4 प्लस 0.3 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी n-3 - 2 इज 1, तो ये हो जाएगा 0.6, और 0.4 कितना हो जाएगा 1। तो हमको पता है कि अर्थ की सन से जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस तरह से हम और सबके लिए निकालते हैं। तो जो बॉडी लॉ है वो सिर्फ एस्ट्रॉयड बेल्ट तक ही वैलिड होता है, उसके बाद जो डिस्टेंस मेजर करता है वो जो कैलकुलेट की गई है उससे ही इतना वेरीफाई नहीं करता है। तो ये सिर्फ n इक्वल्स टू 5 तक के लिए ही सही रिजल्ट देता है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि n इक्वल्स टू 5 तक के लिए निकालो, या किस के लिए dn निकालना वैलिड है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया है, और ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है IFAS एकेडमी के थ्रू। ये इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट है CSR NET, GATE, NIT JAM का। ओके, यहाँ के एडुकेटर्स
को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स बोले जाते हैं ये लाइफ साइंस के एजुकेटर्स हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ये लाइफ साइंस की जो CSR नेट की क्लासेज है ना ऑनलाइन, वो स्टार्ट करने वाले हैं। 7 अक्टूबर से लाइफ साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो लाइफ साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जाकर यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनके जो बैचेस हैं वो इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको लाइफ साइंस में इंग्लिश मीडियम में क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। एक्चुअली ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस लेते हैं, और आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है ना तो आप जाकर यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 अक्टूबर से इनके बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इनकी जो साइट है ifasonline.com साइट पर जाकर आप इनरोल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप IFAS ऐप है इनकी, वहाँ पर जाकर भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो लाइफ साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली, तो आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम रहेगा और इनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको ना करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट्स बताने वाली हूँ। एक्चुअली विलियम लाउड में काफ़ी डिटेल में करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनकी डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, एटमॉस्फेयर किसमें एग्जिस्ट करता है नहीं किए, उनके कितने मून्स हैं हर प्लैनेट के। तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। यदि आपको फिर भी आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, नो इशू। ओके, तो ये मेरा सोलर सिस्टम है, अपना सोलर सिस्टम है। सो यहाँ पर ये क्या है, ये सन है, ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गई, ये जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ठीक है। सो प्लूटो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने उसको अभी काउंट नहीं किया है, ठीक है। ये जो बॉट्स लॉ है सिर्फ यहीं तक ही एग्जिस्ट करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता है, तो यहाँ तक इसके लिए हमें काउंट नहीं होती है कि उसकी सन से डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई फर्स्ट। अब डेंसिटी की बात करते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, और इसके बाहर जो भी प्लैनेट्स होते हैं उसको हम गैशियस प्लैनेट या जोविक प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। जोविक प्लैनेट या फिर गैशियस प्लैनेट। गैशियस प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है अंदर की वो गैस से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको हम गैशियस प्लैनेट भी बोलते हैं या फिर जोविक प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके, एंड अब हम डेंसिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। अभी हम देखेंगे सब प्लैनेट्स की डेंसिटी को, लेकिन यदि ओवरऑल बात करें तो यहाँ की प्लैनेट की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ के प्लैनेट की डेंसिटी इनकी कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। इनका जो स्पिन होता है, स्पिन मतलब ये कितना रोटेट करते हैं अपने ही स्पिन के अराउंड, यदि हम उसकी बात करते हैं तो ये काफ़ी टाइम लेते हैं रोटेट करने में। किसी को दिन लग जाते हैं, किसी को काफ़ी आवर्स लग जाते हैं, लेकिन इनको काफ़ी कम टाइम लगता है क्योंकि गैशियस होते हैं, तो इनको मूव करना काफ़ी ईजी होता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि गैशियस स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका जो स्पिन रेट होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसी एक एक्सेप्शन देखेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड एक प्लैनेट में नहीं होता है। मून्स की बात करते हैं तो इन जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनके मून्स के नंबर्स भी कम होते हैं, लेकिन इनके मून्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मून्स जैसे कि सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है, वैसे इनके नेचुरल सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनके नेचुरल सैटेलाइट्स कम होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो गैशियस होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रॉकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने एक्सप्लेन किया है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है ये, जो भी ये गैशियस प्लैनेट होता है, ये गैसेस, इसकी जो रॉकी स्ट्रक्चर होती है इसकी गैशियस स्ट्रक्चर होती है। रॉकी स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका स्पिन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इनका स्पिन रेट काफ़ी कम होता है, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। ओके, अब हमको धीरे करके देखते हैं। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 5427 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद किसकी होती है, अर्थ की होती है, उसके बाद वीनस की होती है, एंड देन फिर मार्स की होती है। यदि हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, मरकरी की, और सबसे कम किसकी होती है, मार्स की। इसको हम मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो रेड सॉइल जैसा ही होता है या रेड कलर का होता है, इस वजह से, ठीक है। अब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी ओवरऑल कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा होती है नेपच्यून की, और सबसे कम होती है सैटर्न की। सैटर्न के आसपास में एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है जो आपको पता होगी, मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है। तो सैटर्न की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। सो हम स्पिन की बात करते हैं तो वैसे ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की जो स्पिन होती है वो सबसे ज़्यादा होती ही है, लेकिन उसमें भी देखें तो वीनस की जो स्पिन रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है,
243 डेज लगाता है वो स्पिन अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करने में, और सबसे कम टाइम लगाते हैं अर्थ और मार्स 24 आवर्स ही। यदि हम जोविक प्लैनेट की बात करें तो उसमें भी सबसे ज्यादा टाइम लगाता है कौन, यूरेनस 17 आवर्स, और सबसे कम टाइम लगाता है जुपिटर। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सबका, सारे प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सेप्ट वीनस। ओके, हम मून की बात करते हैं तो सिर्फ अर्थ का मून होता है, वो भी एक ही मून होता है, कौन सा, जिसे हम मून ही बोलते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं और अदर प्लैनेट की, तो जुपिटर का अप्रॉक्स 79 होता है, सैटर्न का 82 मून्स होते हैं, और यूरेनस के 27 एंड नेपच्यून के 14। यदि हम विलियम लाउरी की बात करें तो उन्होंने मून्स के में शायद कम मून्स दे रखे हैं, ये मैंने लेटेस्ट अपडेट किया है नेट से सर्च करके। जुपिटर का अब तक जो मून डिस्कवर हुआ है वो 79 डिस्कवर हुआ है, सैटर्न का 82, 27 एंड 14। मैंने अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाया क्योंकि अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में लिखा है, आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो विलियम लाउरी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वैसे मैंने थ्योरी लिखी है कि गैलीलियो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर, क्योंकि गैलीलियो का खुद का एक टेलीस्कोप था, उन्होंने जुपिटर के 4 सैटेलाइट को डिस्कवर किया था इस टाइम पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। तो हमको पता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। ये जो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो अर्थ की रिसेंबल होती है और अर्थ की डेंसिटी की रिसेंबल होती है। इनका जो कंपोजिशन होता है वो सॉलिड एंड रॉकी कंपोजिशन होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सॉलिड होते हैं ये। या ग्रेट है जोविक, या फिर हम गैशियस प्लैनेट की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, ये क्या होते हैं, इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है, ये गैशियस नेचर में होते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी काफी कम होती है जैसे हमने देखा, और ये रोटेट काफी फास्ट करते हैं क्योंकि गैसियस स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनकी डेंसिटी भी कम होती है, ये रोटेशन भी फास्ट करते हैं, ठीक है। और इनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया था। यहाँ पर मैंने देखो इनको सबसे छोटा छोटा बनाया है और इनको सब बड़ा बड़ा बनाया। इनकी साइज क्या होती है, ऑब्वियसली इनकी साइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं रेट्रोग्रेड और प्रोग्रेड क्या होते हैं। रेट्रोग्रेड क्या होता है, जैसे मान लो कोई प्लैनेट है, ये सन है और ये प्लैनेट है। ओके, सो यदि ये प्लैनेट ऑर्बिट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो स्पिन की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्लॉकवाइज है, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट अबाउट द रोटेशन एक्सिस इज डिफरेंट अबाउट द ऑर्बिटल, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। जैसे हमने वीनस का देखा, तो वीनस की जो ऑर्बिटल जो मोशन होता है, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो मे भी हो सकता है इसकी रोटेशन एक्सिस क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, इस वजह से वो रेट्रोग्रेड स्पिन को शो करता है। ओके, लेकिन प्रोग्रेड क्या होता है, प्रोग्रेड में क्या होता है, उसकी ऑर्बिटल मोशन यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके स्पिन एक्सिस भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको हम प्रोग्रेड मोशन बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोग्रेड क्या होता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट अबाउट द रोटेशन एक्सिस इज सेम अबाउट द ऑर्बिटल, तो उसको हम प्रोग्रेड बोलते हैं। तो जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं अभी तक, वो क्या होते हैं, प्रोग्रेड मोशन करते हैं। इसका मतलब उनका जो रिवॉल्यूशन होता है और रोटेशन होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। लेकिन जो हमारा वीनस है ना, वीनस की जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो रेट्रोग्रेड दिखाता है। इसका मतलब यदि वो सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो उसकी जो रोटेशन एक्सिस के अराउंड जो मोशन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, इसलिए वो रेट्रोग्रेड स्पिन को शो कर रहा है। ओके, सो इस तरह से रेट्रोग्रेड कौन शो करता है, सिर्फ वीनस शो करता है। तो प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड पूछ सकते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन किस तरह से हुआ। तो ये इसको एक्सप्लेन किसने किया है, नेबुलर हाइपोथेसिस ने। ओके, तो विलियम लाउरी में काफी डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको लिखा नहीं है क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो एक बार वहाँ पर जाकर आप विलियम लाउरी में देख सकते हैं, वो क्लाउड से रिलेटेड और काफ़ी चीज़ें, लेंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताते हैं। सो वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। सन हैज़ अ 99% ऑफ मास ऑफ प्लैनेट्स एंड द सेकंड पॉइंट इज प्लैनेट एंड दिस सैटेलाइट फॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज द सन। तो सन का मास काफ़ी बड़ा है, 99% ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट। एंड द सेकंड थिंग इज
कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं और जो सैटेलाइट्स हैं वो सन के टाइम पर ही बनी है। सो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। So that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the button. Thank you.